आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामनवमी के मौके पर इंदौर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है, जहां छत धंसने की वजह से 30 से ज्यादा लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में गिर गए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि करीब 60 साल पुराने मंदिर में आज कन्या पूजन का कार्यक्रम था, जिसकी वजह से मंदिर में भीड़ ज्यादा बताई जा रही है। मौके पर 12 रेस्क्यू एम्बुलेंस मौजूद हैं और रेस्क्यू टीम ने अब तक 20 लोगों को बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायल के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं हुए हादसे से बेहद आहत हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरी प्रार्थना उन सभी प्रभावितों और उनके परिवार के साथ है। ममता बनर्जी के 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के मंच से बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए सामंती जमींदार और आलोचकों को जेल भेजने का आरोप लगाया। 2002 के दंगों की चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे कहते हैं कि बंगाल में नरसंहार है। क्या आप नरसंहार का अर्थ समझते हैं? यह गोधरा में हुआ था, यह बिल्किस के साथ हुआ और यह एनआरसी सीएए के साथ हुआ। दिल्ली में क्या हुआ? विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कुछ कहता है तो उसे जेल भेज देते हैं या फिर उसे घर से निकाल देते हैं, और अगर ये भी नहीं तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। कितनी ईमानदार पार्टी है। भारत ही नहीं, बीबीसी भी कह रहा है हम देश के साथ हैं, हमें इसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में हाईकोर्ट के दोषियों को रिहा करने वाले आदेश के बाद आज सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अगर निचली अदालत से मौत की सजा पाए हुए आरोपियों को जांच के अभाव में रिहा किया जाता है तो यह गंभीर मामला है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। प्रेस से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि गृह विभाग और विधि विभाग को यह देखना होगा कि फांसी की सजा सुनाने के बाद भी यदि उच्च न्यायालय में जांच में खामियों के कारण आरोपी बरी होता है तो यह बेहद गंभीर मामला है। जांच ठीक से नहीं हुई, कमियां रहीं, जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। यह कैसे हो गया? जरूर किसी ने ब्लास्ट किया होगा। पायलट ने आगे कहा कि जो लोग मरे हैं उन्हें हमें जवाब देना होगा। जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें दंडित करना आवश्यक है और सरकार ब्लास्ट केस के सारे सबूत, दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करे और लोगों को न्याय दिलाए। इसके अलावा राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर और सरकार के बीच घमासान को लेकर भी पायलट ने कहा कि अस्पताल और डॉक्टर का पक्ष सुनने के बाद कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। यह टकराव पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन यह मामला बहुत मार्मिक है और प्रदेश के मरीजों को प्रभावित करता है। कल कर्नाटक चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने संकेत दिया कि कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के सामने पार्टी उनके पुत्र बीवाई विजेंद्र को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने सिद्धरमैया को मैसूर की वरुणा सीट से मैदान में उतारने की घोषणा की थी, जहां से फिलहाल उनके बेटे यतींद्र विधायक हैं। बीएस येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि पार्टी में वरुणा विधानसभा सीट से बीवाई विजेंद्र को टिकट दिए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी नेता ने आरक्षण के मुद्दे पर भी कहा कि लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षण कोटा न्यायपूर्ण है और इसके लिए मुसलमानों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार सिद्धरमैया ने भी कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें किसी भी दल से कोई खतरा नहीं है और हम अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 60 सीटों से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। अपने संबोधन के दौरान सिद्धरमैया भावुक भी हुए और उन्होंने बताया कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इसके बाद वे राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी इच्छा है कि मैं अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और इसलिए मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। आपको बता दें कि कर्नाटक के पिछले 38 सालों के इतिहास में किसी भी पार्टी ने दोबारा चुनाव नहीं जीता है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस बाजी मार सकती है। पतंजलि यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर बाबा रामदेव की तारीफ की।
अमित शाह ने कहा कि पतंजलि देश के पुनर्निर्माण का काम कर रहा है और स्वामी रामदेव ने देश की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया है। स्वामी रामदेव के लिए गृह मंत्री ने आगे कहा कि रामदेव विदेशी एमएनसी से लड़ने वाले पुरोधा हैं और भारत की वैदिक संस्कृति का पुनः उत्थान करने में स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ का बड़ा योगदान है। वहीं इससे पहले कार्यक्रम में रामदेव ने भी कहा था कि आज भारत के पास अपनी शिक्षा नीति है और अब सावरकर के सपनों का भारत बन रहा है। राहुल गांधी मामले पर जर्मनी के दखल के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने आए और ट्विटर पर जमकर एक दूसरे पर टिप्पणी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के बयान पर उसका धन्यवाद किया और कहा कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र से किस तरह समझौता किया जा रहा है, इस पर ध्यान दें। वहीं इस पर जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद, लेकिन याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। मामला यहीं पर नहीं रुका और कानून मंत्री की इस बात का जवाब देने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह ना करें और राहुल गांधी द्वारा पूछे गए अडानी के मसले पर जवाब दें। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर अब जर्मनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी ने आज गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मामले में मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले के साथ साथ उन्हें मिले संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और क्या उन्हें मिले जनादेश के निलंबन का कोई आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी उम्मीद करता है कि इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में पिछले हफ्ते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी वॉशिंग मशीन वाले तंज पर अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उसी ओर इशारा किया है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ 2 दिन के विरोध प्रदर्शन पर बैठी ममता बनर्जी ने कल स्टेज पर बीजेपी वॉशिंग मशीन दिखाई थी, जहां एक तरफ काला कपड़ा डालो तो दूसरी तरफ सफेद कपड़ा निकलता है। माना जा रहा है बीजेपी वॉशिंग मशीन इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद हर भ्रष्ट व्यक्ति साफ होकर निकलता है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि दीदी ने भ्रष्टाचार की कालिक से पुते लोगों को भाजपा में शामिल होने पर सफेदपोश होकर बाहर निकलने वाली जिस भाजपाई वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाया है, उसका उत्तर प्रदेश में एडवांस मॉडल चल रहा है, जिसमें माफिया भी धुल जाते हैं और धोने वाले खुद भी। बता दें, अखिलेश यादव का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आने का आह्वान किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।